हेलो प्यारे बच्चों, तो आप सभी का जो है मेरे चैनल पे स्वागत है। तो क्लास 12 स्टूडेंट्स, हमने जो है पिछली वीडियो में किया था 1 मार्क्स के क्वेश्चंस, जिसको मैंने 2 पार्ट्स में कंप्लीट किया था। तो वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के एमसीक्यूज़ के, तो उसको आप लोग जो है अच्छे से कर लेना। सो आज हम करेंगे आप लोगों के इस वीडियो में 2 मार्क्स के क्वेश्चन को कवर। तो ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको बिल्कुल भी स्किप मत करना। इस वीडियो को एंड तक देखना, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों के क्वेश्चन जो है कवर होंगे। तो देखो बच्चों, यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको। यहाँ पे गिवन है इफ ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स गिवन है 1 2 2 1 एंड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्र माइनस 2x - देन फाइंड एफ ऑफ ए। तो यहाँ पे आपको मैट्रिक्स गिवन है और यहाँ पे आपको फंक्शन एफ ऑफ एक्स गिवन है, तो आप लोगों ने एफ ऑफ ए निकालना है। तो एफ ऑफ ए निकालना है मीन्स यहाँ पे जो एक्स यूज किया है तो उसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे, ए। तो पुट कर दो यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा। हम क्या करेंगे, जहाँ भी एक्स है ना वहाँ पे हम पुट कर देंगे ए। ये हो जाएगा एफ ऑफ ए इज इक्वल टू ए स्क्र माइनस 2a माइनस 3। नेक्स्ट क्या करेंगे हम, हमारे पास ये आ गया, हमने क्या किया, एक्स की जगह हमने ए क्या पुट कर दिया, ए। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक एक करके ये सारी वैल्यूज को जो है फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि हमें कहा गया एफ ऑफ ए। तो हमारे पास एफ ऑफ ए क्या आया हुआ है, ये आया है, मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, इस वैल्यू को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम यहाँ से निकालेंगे बच्चों ए स्क्र। तो ए स्क्र मीन्स कि जो हम हमारे पास जो मैट्रिक्स दी हुई है ना, इसका स्क्वायर मीन्स इसको हम लिख देंगे 2 टाइम। ओके, अब नेक्स्ट हम करेंगे इस मैट्रिक्स को सॉल्व। तो कैसे करते हैं, हम रो को करते हैं फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, उसके बाद सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ और सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ। सो आपको अभी यही पता होना चाहिए कि यहाँ पे कॉलम क्या होते हैं, रो क्या होते हैं। अगर हम ऐसे लेते हैं, ठीक है, इस साइड को ऐसे, तो ये होती है रो। तो कितनी रो है, 1 2 3। अगर हम लाइन्स को ऐसे लेते हैं 1 2 3, तो ये क्या होते हैं बच्चों, कॉलम होते हैं। सो करो स्टार्ट। सबसे पहले हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे। तो करो, 1 को 1 के साथ किया तो बच्चों कितना आ जाएगा यहाँ से, 1। और फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम 1 1 ज़ा 1, एंड फिर हम करेंगे 2 को 2 के साथ +2, तो उसको हम प्लस में लिखेंगे। नेक्स्ट फिर से फर्स्ट रो को हम करेंगे सेकंड कॉलम के साथ, तो ये कितना आ जाएगा, 1 2 ज़ा 2 एंड 2 1 ज़ा 2। नेक्स्ट है सेकंड रो को हम करेंगे सेकंड रो को हम करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2। फिर हम 1 को करेंगे 2 के साथ, तो उसको हम एडिशन में लिखेंगे। अब फिर से सेकंड रो को हम सेकंड कॉलम के साथ करेंगे, तो क्या आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2 1 1 ज़ा 1। तो आगे इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 + 1 3 4 2 2 2 + 2 कितना हो गया, 4, और यहाँ से क्या आ गया, 3। हमारे पास फर्स्ट वैल्यू कितनी आ गई है, 3 4 4 3। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू क्या है बच्चों, 2a। तो 2a मीन्स क्या करेंगे हम, यहाँ पे जो भी हमारे पास ए मैट्रिक्स है उसको हम क्या करेंगे, 2 के साथ मल्टीप्लाई। तो इसको आप जो है 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 2 2 ज़ा 4 2 1 ज़ा 2। तो ये हमारे पास 2a आ गया। अब बचा क्या, 3। तो बस हमारे पास तीनों वैल्यूज 3 को, तो 3 मतलब 3 के साथ कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे क्या होता है बच्चों, आइडेंटिटी। तो यहाँ पे मतलब हमारे पास क्या आ जाएगा, 3i। तो 3i आइडेंटिटी है, क्योंकि ये मैट्रिक्स कौन सी है, यहाँ पे 2 रोज है 2 कॉलम है, तो 2 × 2 की मैट्रिक्स है ये। ओके, तो यहाँ पे आइडेंटिटी क्या होगी, 1 0 0 1। तो आगे हम क्या करेंगे, इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 3 0 0 3। तो हमारे पास तीनों वैल्यूज आ गई। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों वैल्यूज को इकट्ठा लिख देंगे। पहले आ गया ए स्क्र, तो नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है, नेक्स्ट लाइन में लिखना है ए स्क्र। तो 3 4 4 3 माइनस 2a कितना आया बच्चों आप लोगों का, 2 4 4 2। आगे क्या है, -3i, तो -3i कितना आया है बच्चों, 3 0 0 3। अब हमें क्या करना है, इन तीनों को माइनस करना है। तो कैसे करेंगे माइनस, तो यहाँ पे फर्स्ट ये वाले हमारे पास जो फर्स्ट है, सभी फर्स्ट आपस में माइनस कर देंगे। तो 3
-2 -3, आगे कितना, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे क्या है 0, तो इनको माइनस कर दो। ऐसे नेक्स्ट इनको माइनस कर देंगे आप, 4 -4 -0, आगे इनको माइनस कर दो, 3 -2 -0, तो कितना आ गया यहाँ से, ये एक प्लस के 3 है, एक माइनस के 3, तो यहाँ पे आ गया -2, ये प्लस के 4 माइनस के 4 हो गए 0, ये भी क्या हो गया बच्चों आप लोगों का 0, और नेक्स्ट 3 -2 कितना हो गया 1, तो आपका एफ ऑफ ए की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, एफ ऑफ ए की वैल्यू कितनी आ गई, -2 0 0 1। तो अगर आपको इस टाइम का कोई भी क्वेश्चन आया तो आप लोगों ने उसको इसी तरीके से जो है फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 बोला है कि इफ x इज इक्वल टू 3 4 2 -1 एंड 2x -1 इज इक्वल टू 5 10 3 -5, देन आप लोगों ने मैट्रिक्स y निकालनी है। तो आपको यहाँ पे x की वैल्यू गिवन है और यहाँ पे ये इक्वेशन गिवन है, तो आप लोग क्या करोगे बच्चों, यहाँ से जहाँ पे जो x की वैल्यू है ना इस इक्वेशन में पुट कर दो, या तो फिर हमें चाहिए y, तो हम क्या करेंगे y को एक साइड, पहले इस इक्वेशन को लेके y को एक साइड लिखेंगे और बाकी सारी वैल्यूज़ को दूसरी साइड ले आएंगे। तो यहाँ पे 2x मैंने ऐसे लिख दिया, जो माइनस के y है उसको मैं राइट हैंड साइड ले जाऊँगी, और जो जो ये वाली टर्म है ये प्लस के हैं इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड ले आऊँगी, तो ये बन जाएगा -5 10 3 -5, ठीक है, और माइनस के y क्या बन जाएंगे, प्लस के y, ठीक है, क्योंकि हमें चाहिए था y, तो मैंने y को रख दिया एक साइड। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जो हमें ये x की वैल्यू गिवन है उसको मैं यहाँ पे राइट कर दूंगी, तो 2x की वैल्यू कितनी है 3 4 2 -1, इसको मैंने यहाँ पे राइट कर दिया, 5 10 3 -5 इज इक्वल टू y। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे बीच में माइनस है बच्चों, अब क्या करूँगी मैं 2 को जो है इस वाली मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगी, हर एक एलिमेंट्स के साथ, 2 3 ज़ा 6 2 4 ज़ा 8 2 2 ज़ा 4 2 1 ज़ा 2, बीच में था हमारा माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे इसको मैं ऐसे लिख दूंगी, इसको मैं एज इट इज़ ही लिख दूंगी। अब नेक्स्ट क्या करूँगी, इनको माइनस कर दूंगी, 6 को 6 -5, हर एक एलिमेंट को आपस में माइनस कर दो, 8 -10 4 -3 -2 -5, ये बनेगा हमारा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों, 6 -5 हो गया 1, 8 -10 कितना हो गया -2, 4 -3 हो गया 1, -2 + 5 इज इक्वल टू कितना आ गया y, तो यहाँ से क्या बच गया 1 -2 1 5 -2 कितना हो गया 3, तो यहाँ से आप लोगों की y की वैल्यू कितनी आ गई है 1 -2 1 और 3। सो इस टाइप से आप लोगों ने ये वाले क्वेश्चन करने हैं, कई बार आपको एग्जाम में यहाँ पे घुमा के दे देगा, यहाँ पे आपको y गिवन कर देगा और निकालने को बोल देगा x, सेम ही मेथड है, इसी मेथड से आप लोगों ने ये क्वेश्चन कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेरीफाई, ये तो रिपीट भी हुआ है क्वेश्चन, काफ़ी बार रिपीट हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेरीफाई ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज, और यहाँ पे आपको ए की मैट्रिक्स दी हुई है और बी की मैट्रिक्स दी हुई है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, ठीक है, पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, फिर राइट हैंड साइड को प्रूव करेंगे, फिर देखेंगे दोनों के आंसर सेम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पे बोला है ए बी, तो सबसे पहले ए बी है, ए बी मतलब ए और बी की मल्टीप्लीकेशन, तो यहाँ पे इसकी हम क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करेंगे, मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ से आपको पता होना चाहिए ये कितने कितने बाय कितनी की मैट्रिक्स है, ये जो फर्स्ट वाली है ये कितने बाय कितनी की मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे कितने रो है 1 2 3, 3 रो है और कॉलम कितना है 1, तो ये आपकी है 3 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स, और यहाँ पे कितने रो है 1 रो है और कॉलम कितने हैं 3, तो मतलब अब आपको अगर आप इनकी मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपकी मैट्रिक्स बनेगी 3/3 की मैट्रिक्स। तो बनाओ इसकी 3/3 की मैट्रिक्स, पहले हम करेंगे फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, तो कितना आ जाएगा 2, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ करेंगे तो 4, फर्स्ट रो को थर्ड के साथ किया तो 5, ऐसे अब हम क्या करेंगे, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ किया 3 2 ज़ा 6, सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ 3 4 ज़ा 12, आगे 3 5 ज़ा 15, एंड ऐसे लास्ट में करेंगे 6 को हम पहले 2 के साथ करेंगे 6 2 ज़ा 12, फिर 6 को 4 के साथ करेंगे 6 4 ज़ा 24, फिर 6 को करेंगे 5 के साथ, तो कितना आ जाएगा बच्चों 30। ओके, ये हो गया ए बी। अब आपको कहा गया था कि हमने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड में है कि ए बी का ट्रांसपोज, ट्रांसपोज मीन्स हमारे पास जो ये मैट्रिक्स आई हुई है ना इसको, ये हमारे पास
ऐसे ये क्या है, रो है ना, तो इसको कॉलम में लिख दो। मतलब इस लाइन को ऐसे सीधा लिख दो, 2 4 5 सीधा करके लिख दो। इस ये वाली रो को भी कॉलम में लिख दो, 6 12 15। ये वाली रो को भी कॉलम में लिख दो, 12 24 एंड 30। तो ये आ गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड। अब ऐसे हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड करेंगे। तो यहाँ पे बोला गया है बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज का मल्टीप्लीकेशन। तो बी का ट्रांसपोज मीन, ये जो ट्रांसपोज का मतलब होता है कि जो दिया हुआ है ना, अगर कॉलम में है तो उसको रो में कर दो, रो में है तो उसको कॉलम में कर दो। तो बी का ट्रांसपोज करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये इस टाइप की आ जाएगी, 2 4 5 2 4 5। अगर हम ए का ट्रांसपोज करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, 1 3 6। अब हम क्या करेंगे, इनको सॉल्व आउट करेंगे। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ 6। फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ कितना आ जाएगा यहाँ से 12। ऐसे 4 को करेंगे 1 के साथ, 4 1 ज़ा 4। फिर 4 को करेंगे 3 के साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा 12। फिर 4 को करेंगे 6 के साथ, क्या आ जाएगा 24। ऐसे 5 को करेंगे 1 के साथ 5, 5 को करेंगे 3 के साथ 15, 5 को करेंगे 6 के साथ 30। सो आप लोग देख सकते हो ए बी का ट्रांसपोज और बी डैश, सॉरी बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज दोनों क्या आ गया है, सेम। तो आप लिख दोगे यहाँ पे, सिंस सिंस ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, हैंस आगे लिख दोगे यहाँ पे वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, यूजिंग डिटर्मिनेंट शो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर। डिटर्मिनेंट का यूज करके आप लोगों ने ये शो करना है जो पॉइंट्स है बच्चों वो क्या होते हैं, कोलिनियर। तो जो पॉइंट्स हैं वो कोलिनियर तभी होंगे जब जो उनका एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, 0 होगा। तो आप लोगों को यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल का कंसेप्ट जो है वो यूज करना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 0। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आपका यहाँ पे क्या होता है बच्चों, फॉर्मूला डिटर्मिनेंट में x1 x2 x3, y1 y2 y3 1 1 1। ठीक है, ये यूज करना है हमने। अगर इसका रिजल्ट आपका आ गया 0 तो मीन्स आपके जो पॉइंट्स हैं वो क्लीनियर हैं। तो हम कर लेंगे यहाँ पे इनके वैल्यूज को चेक। सो यहाँ पे जो आपका x1 होगा, ये होगा x1, ये होगा y1, ये होगा x2, ये y2, ये आपका होगा x3, ये आपका बच्चों क्या होगा y3। तो बस हम क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे। तो x1 कितना है 11, x2 कितना है 5, x3 कितना है बच्चों आप लोगों का यहाँ पे -1। नेक्स्ट y1 कितना है यहाँ पे आपका 7, y2 कितना है 5, y3 कितना है यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1 1 1। फिर से चेक कर लेते हैं, x1 कितना है 11, x2 कितना है 5, x3 कितना है -1, y1 कितना है 7, y2 5 है एंड y3 3 है। ओके, सो नेक्स्ट हमने क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, तो जो सबसे पहले हम यहाँ जो फर्स्ट रो है ना वो देखनी है हमने। ठीक है, तो फर्स्ट रो में हमारे पास क्या है बच्चों 11 है। ठीक है, तो जब हम ये वाली टर्म निकालते हैं A11 बोलते हैं वैसे इसको, जब हम ये निकालेंगे वैल्यू तो हम क्या करेंगे, ये वाली लाइन और एक ये वाला कॉलम और ये वाली एक रो छोड़ के इनको हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो जब 5 को 1 के साथ करते हैं तो आ जाएगा 5, और जब हम इसको उल्टा करेंगे तो यहाँ पे जो है साइन चेंज कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा -3। ओके, अब नेक्स्ट जब हम 7 करेंगे तो जब भी हम जो मिडिल टर्म है ये वाली लेंगे डिटर्मिनेंट में, तो इसके आगे हमेशा ही आप लोगों का क्या लगेगा, माइनस। हमेशा ही यहाँ पे अपने क्या लगाना है, माइनस। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे यहाँ पे और ये वाली कॉलम छोड़ देंगे, अब ये वाली रो छोड़ देंगे। तो ये वाली कॉलम छोड़ दी, ये वाली रो छोड़ दी, ये वाली कॉलम छोड़ दी। अब हम क्या करेंगे, 5 को 1 के साथ करेंगे तो कितना आ गया 5, और यहाँ पे -1, मैं यहाँ पे दूसरा पेन से आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, -1 को करेंगे 1 के साथ तो कितना आ जाएगा -1, बट ऑपोजिट में हम क्या करेंगे, यहाँ पे साइन चेंज कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे +1। अब नेक्स्ट बची लास्ट,
तो लास्ट में प्लस आएगा। हमेशा सेंटर में माइनस लिखना है, जो सेंटर वाली वैल्यू यहाँ पे 7 थी ना, यहाँ पे आप लोगों ने माइनस लिखा, यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो 1 के लिए हम क्या कर देंगे, ये वाली कॉलम एंड ये वाली रो छोड़ देंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 5 3 15, और यहाँ से करेंगे तो -5 है, बट हम क्या लिखेंगे यहाँ पे +5। ओके, उसके बाद इनको सॉल्व कर लो। तो यहाँ से क्या आ गया 11, 5 - 3 कितना हो गया 2, -7, 5 + 1 कितना हो गया 6, एंड 15 + 5 कितना आ गया 20। तो आगे क्या आ जाएगा यहाँ से 22 -42 + 20। तो ये प्लस के हैं, ये प्लस के हैं, इनको प्लस कर दो, कितना आ गया 42, और -42 कितना हो गया 0। तो क्या आ गया आपका आंसर 0। तो मीन्स ये पॉइंट्स आप लोगों के क्या है बच्चों, कोलिनियर है। ओके, तो नेक्स्ट है बच्चों आप लोगों का 5 क्वेश्चन। फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी इफ आपको फंक्शन गिवन है ax+1 एंड bx+3। ax+1 कब है, जब x की वैल्यू <= 3 है, और bx+3 कब है, जब x की वैल्यू <3 है, और बताया गया है कि आपको कॉन्टिन्यूस है ये 3 पर। और जब भी यहाँ पे कॉन्टिन्यूस होता है फंक्शन, अब यहाँ पे लिखोगे इफ फंक्शन, ऐसे लिख दो, if function is continuous at a function f of x, a function, ये डेफिनेशन होती है, फंक्शन f of x इज कॉन्टिन्यूड एट x = c। तो c यहाँ पे है, ये जो कॉन्टिन्यूस आपको वैल्यू दी होती है 3 की एट c, कब होता है, इफ लिमिट x टेंड टू c नेगेटिव f of x, मतलब जब नेगेटिव है तो ये होती है लेफ्ट हैंडेड लिमिट, = लिमिट x टेंड टू c पॉजिटिव f of x, तो ये आपकी होती है राइट हैंडेड लिमिट, किसके बराबर हो, f of c, मतलब फंक्शन के पॉइंट पे हो, ठीक है। सो ये थी इसकी डेफिनेशन। सो अब हम क्या चेक करेंगे, लेफ्ट हैंडेड लिमिट एंड राइट हैंडेड लिमिट। जब भी आप लोगों के पास जो है लेस देन और इक्वल टू का साइन हो, तो आप लोग हमेशा ही क्या लेके चलोगे, लेफ्ट हैंडेड लिमिट और राइट हैंडेड लिमिट। तो लेफ्ट हैंडेड लिमिट हम लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x अप्रोचेस टू 3 नेगेटिव, ओके, f अप्रोचेस टू 3, सॉरी लिमिट अप्रोचेस टू 3 नेगेटिव। तो जब लेस देन है तब हम नेगेटिव लेंगे, तो नेगेटिव में यहाँ पे लेस देन में कौन सी वैल्यू लेंगे, नेगेटिव मीन्स आप लोग लेके चलो लेस देन, तो लेस देन में हम कौन सी वैल्यू लेंगे, ax+1 = ये होगी लेफ्ट हैंडेड लिमिट, = राइट हैंडेड लिमिट में हम क्या लेंगे, यहाँ पे जब 3 के ऊपर हम पॉजिटिव लगा देते हैं, और राइट हैंडेड लिमिट मतलब कि हम x की वैल्यू 3 से बड़ी लेंगे, तो यहाँ पे बड़ी वैल्यू कौन सी है, bx+3। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी जो है लिमिट पुट करेंगे 3, और यहाँ पे भी हम क्या लिमिट पुट कर देंगे 3। तो ये हो जाएगा, मतलब x की जगह हम क्या पुट कर देंगे 3, तो ये हो जाएगा 3a+1, और ये क्या हो जाएगा बच्चों 3b+3। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो a और b है उनको एक साइड लिख देंगे, ये प्लस के 3b है उसको मैं लेफ्ट हैंड साइड ले आऊँगी, और जो प्लस के 1 है उसको मैं ले जाऊँगी राइट हैंड साइड, तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ से 3 कॉमन आ जाएगा, a - b, और यहाँ से आ जाएगा 3 - 1 2, और यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई है, इधर जाके ये क्या हो जाएगा बच्चों डिवाइड में, तो यहाँ पे a जो माइनस की b है उसको मैं ले जाऊँगी राइट हैंड साइड, तो ये बन जाएगा b+2/3। तो ये रिलेशन था आप लोगों का a और b में, आपसे यही पूछा गया था कि उन दोनों में आप लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है, रिलेशन फाइंड आउट करना है। सो नेक्स्ट आपका आ जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड dy/dx इफ x = a cos² थीटा और y = b sin² थीटा। ये आपका पैरामीट्रिक वाले क्वेश्चंस हैं, तो आप लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, दोनों फंक्शन ले लो। सबसे पहले ले लो x = a cos² थीटा, और एक साइड लिख लो आप y = b sin² थीटा। तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास ये जो एंगल दिया होता है ना ये वाला, हम इसके रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो डिफ्रेंशिएट करेंगे बच्चों वो करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो कर दो इनको, x को करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो क्या बन जाएगा dx/dt, सॉरी d थीटा। ऐसे यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे, तो a यहाँ पे कांस्टेंट है, तो डेरिवेटिव किसका होगा बच्चों cos² थीटा, और cos² थीटा को हम लिख सकते हैं cos θ²। ओके, पहले हम यही सॉल्व कर लेते हैं, dx/d थीटा ऐसे लिख देंगे, a कांस्टेंट है, तो ये आपका बन जाएगा x⁴n।
तो आपके पास जो x की पावर n है उसका डेरिवेटिव क्या होता है, जो पावर में होती है वो आगे आ जाता है, और ये वाला ऐसे लिख के जो पावर होती है उसमें से हम क्या कर देते हैं, 1 माइनस कर देते हैं। तो हम यही यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट जो है अप्लाई करने वाले हैं। तो कॉस थीटा की पावर स्क्वायर, तो यहाँ पे x की जगह कॉस थीटा है और n की जगह क्या है 2। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 2 कॉस थीटा, 2 - 1 कितना हो गया 1, तो उसको मैं यहाँ पे नहीं राइट करूँगी। तो अभी डेरिवेटिव खत्म नहीं हुआ है, तो आपका अगेन डेरिवेटिव किसका हो जाता है बच्चों, जो ब्रैकेट में होता है कॉस ऑफ थीटा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, डी एक्स अपॉन डी थीटा। तो यहाँ पे हो गया 2a, 2 मैं आगे लिख रही हूँ a कॉस थीटा, एंड डेरिवेटिव ऑफ कॉस थीटा क्या होता है बच्चों आप लोगों का, माइनस साइन थीटा। तो ये आ गया 2a, ये प्लस ये माइनस मैं यहाँ पे लगा रही हूँ, -2a कॉस थीटा साइन थीटा। ऐसे हम इसको भी विद रिस्पेक्ट टू थीटा डेरिवेटिव करने वाले हैं सेम ही। तो ये हो जाएगा बच्चों डी वाई अपॉन डी थीटा, यहाँ पे बी कांस्टेंट है, डेरिवेटिव किसका होगा, साइन स्क्वायर थीटा है यहाँ पे, तो मैं इसको लिख सकती हूँ साइन थीटा का होल स्क्वायर। उसके बाद ये हो जाएगा बी, यहाँ से जो है ये बन जाएगा एक्स की पावर एन, तो ये हो जाएगा यहाँ पे आ जाएगा 2 आगे आ जाएगा, और ये बन जाएगा साइन थीटा, और अगेन डेरिवेटिव किसका हो जाएगा बच्चों, साइन थीटा का। ये आपका आ जाएगा बच्चों 2b साइन थीटा, और साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस थीटा। तो यहाँ से हमारे पास आ गया है डी एक्स अपॉन डी थीटा और डी वाई अपॉन डी थीटा। तो हमें क्या निकालना था बच्चों, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, डी वाई अपॉन डी थीटा डिवाइड में डी एक्स अपॉन डी थीटा। तो इन दोनों को हम डिवाइड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 2b साइन थीटा कॉस थीटा, और नीचे आ जाएगा ये वाली वैल्यू डी एक्स अपॉन डी थीटा की, तो ये थी -2a कॉस थीटा साइन थीटा। तो कॉस थीटा के साथ तो कॉस थीटा कैंसिल, साइन के साथ साइन कैंसिल, 2 के साथ 2 कैंसिल, आपका कितना आंसर आ जाएगा -b/a। तो आपका आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू -b/a। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स इफ वाई इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमने क्या करना था कि tan इनवर्स को हमने रिमूव करना था। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे पास जो इक्वेशन है इसमें हम क्या करेंगे, पुट करेंगे x इज इक्वल टू tan थीटा, x इज इक्वल टू tan थीटा। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू भी हम फाइंड आउट करेंगे, तो ये थीटा हम इधर ही रहने देंगे, तो ये tan है, अगर tan को हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा tan इनवर्स। ओके, तो बस यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दो tan थीटा, तो ये आ गया tan इनवर्स 2 tan थीटा डिवाइड में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ओके, नेक्स्ट आ गया y इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू बच्चों आप लोगों के पास होती है tan 2 थीटा। ये फॉर्मूला होता है tan 2 थीटा की जो आइडेंटिटी होती है बच्चों वो होती है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से tan इनवर्स के साथ tan थीटा कैंसिल, तो y यहाँ से आ गया 2 थीटा। ओके, तो अभी हमने डेरिवेटिव नहीं किया है, हम जस्ट सिंपल आउट ही कर रहे हैं इस क्वेश्चन को। तो y इज इक्वल टू 2 थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी बच्चों, tan इनवर्स x। यहाँ से हम थीटा की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, tan इनवर्स x। अब हम करेंगे इसका डेरिवेटिव, तो अब करो डेरिवेटिव डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या आ जाएगा यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स, 2 कॉन्स्टेंट है, डेरिवेटिव किसका होगा यहाँ से tan इनवर्स x। तो 2 ऐसे आ जाएगा, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स का क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इज इक्वल टू 23। तो यहाँ भी हमने क्या निकाला है डी वाई अपॉन डी एक्स। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जब हम एक्स स्क्वायर को डेरिवेटिव करेंगे तो ये आ जाएगा 2x,
वाई स्क्वायर को विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, नॉट वाई। अगर तो इसको वाई के साथ करते तो इसका आ जाना था 2y, बट हमने करना है इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका डेरिवेटिव होगा 2y। अगेन डेरिवेटिव किसका कर देंगे हम, y का, तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx प्लस यहाँ पे देखो 2xy है, तो यहाँ पे 2 कांस्टेंट और x और y आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ पे हम लगा देंगे प्रोडक्ट रूल। तो 2 मैं बाहर लिख दूंगी और अंदर मैं लगा दूंगी प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल में क्या होता है, जो फर्स्ट फंक्शन होता है मतलब फर्स्ट एज इट इज, डेरिवेटिव करते हैं हम सेकंड का, प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव करेंगे हम फर्स्ट का, और इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है बच्चों, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। यहाँ से आ गया आपका 2x प्लस 2y dy अपॉन dx प्लस 2, यहाँ से डेरिवेटिव किया तो ये ऐसे आ जाएगा x dy अपॉन dx, यहाँ पे डेरिवेटिव करेंगे तो x का डेरिवेटिव 1, यहाँ पे अकेला क्या बच जाएगा, y। नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूँगी, सभी में से 2 कॉमन निकाल लूँगी, तो अंदर क्या बच गया, x प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस यहाँ पे क्या आ गया, x डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। सो नेक्स्ट ये 2 जो है मल्टीप्लाई है, अगर मैं उसको राइट हैंड साइड में ले जाऊंगी तो वो 0 हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा आपका x प्लस यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ भी डी वाई अपॉन डी एक्स, ये कॉमन आ जाएंगे तो अंदर बच जाएगा आपका y प्लस एक्स, बाहर मैंने लिख दिया डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई। ओके, अब मैं क्या करूँगी, ये प्लस के हैं ये प्लस के हैं, इसको मैं ले जाऊँगी राइट हैंड साइड, क्योंकि हमें वैल्यू चाहिए किसकी बच्चों, डी वाई अपॉन डी एक्स की, तो मैं इनको ले जाऊँगी राइट हैंड साइड, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस एक्स माइनस वाई। ओके, नेक्स्ट क्या होगा, हमें चाहिए डी वाई अपॉन डी एक्स, तो यहाँ पे एक्स प्लस वाई क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसको मैं ले जाऊँगी राइट हैंड साइड में, तो यहाँ पे ये जाके क्या हो जाएंगे बच्चों, डिवाइड हो जाएंगे, ये बन जाएगा वाई प्लस एक्स या एक्स प्लस वाई। नेक्स्ट क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स, ऊपर मैं माइनस कॉमन ले लूँगी, तो अंदर क्या बच जाएगा एक्स प्लस वाई, और नीचे क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई, तो इसके साथ कैंसिल, तो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, -1। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 है आपका, द वॉल्यूम ऑफ द स्फेरिकल बलून इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 25 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो आप लोगों ने यहाँ पे एक एक लाइन में जो बोला है आप लोगों ने उसका मीनिंग समझना है। द वॉल्यूम ऑफ द स्फेरिकल बलून इज इंक्रीजिंग एट द रेट, रेट मतलब यहाँ पे दिया है आप लोगों को डेरिवेटिव में, तो मीन्स आपको यहाँ पे गिवन है बच्चों डी वी बाई डी टी, डी वी बाई डी टी, क्योंकि यहाँ पे सेकेंड लिखा है ना, तो मतलब आपको जो टाइम रेट डेरिवेटिव गिवन है वो आप लोगों को किसमें गिवन है, टी में, तो ये आ जाएगा 25 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। आपसे बोला गया है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स सरफेस एरिया, तो आप लोगों ने रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया निकालना है, मीन्स डी टी डी एस अपॉन डी टी निकालना है। वह रेडियस इज 5 सेंटीमीटर, जब रेडियस आपको कितनी दी हुई है 5 सेंटीमीटर। सो हमें क्या, हमें सबसे पहले यहाँ पे लिखना है वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर बच्चों क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। उसके बाद हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्या यूज हुआ है सभी में टी टी टी, तो इसको डेरिवेटिव करोगे क्या आ जाएगा डी वी अपॉन डी टी, यहाँ से 4/3 पाई जो है वो कांस्टेंट है, तो डेरिवेटिव किसका होगा आर, आर की पावर क्यूब, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा 3r स्क्वायर, अगेन डेरिवेटिव ऑफ किसका, आर का। सो नेक्स्ट इसमें वैल्यूज पुट कर दो, यहाँ पे 3 के साथ 3 कैंसिल, 4 पाई, आर की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 25, और डी आर बाई डी टी कितना है यहाँ पे निकालना है हमने, इसको मैंने ऐसे लिख दिया, और यहाँ पे डी वी बाई डी टी कितना गिवन था आपको 25, तो इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। ओके, अब डी आर बाई डी टी को मैं इस एक ही साइड रख लूँगी और बाकी सभी को जो है दूसरी साइड लेके चली जाऊँगी, तो ये क्या हो जाएगा 25 डिवाइड में 4 पाई मल्टीप्लाई बाय 25, तो यहाँ पे 25 का 25 कैंसिल, तो ये आ जाएगा डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू 1/4 पाई, ओके, सेंटीमीटर पर सेकेंड। सो हमें निकालना क्या था डी एस बाई डी टी, मीन सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर बच्चों आप लोगों के पास होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो इसका डेरिवेटिव कर लो तो ये आ जाएगा डी एस बाई डी टी, 4 पाई कॉन्स्टेंट है, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2r डी आर बाई डी टी, अगेन डेरिवेटिव ऑफ डी आर बाई डी टी, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 4 8 पाई
आर की वैल्यू कितनी है बच्चों यहाँ पे 5 है, और डी आर बाई डी टी हमने ऊपर निकाला है 1/4 पाई। तो यहाँ से पाई के साथ पाई कैंसिल, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो आएगा 5 2 ज़ा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो ये आपका आ जाएगा सरफेस एरिया। So next है the edge of the cube is decreasing at the rate of 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। जब डिक्रीज बोला तो आपने साइन जो लेना है वो माइनस में लेना है। एज ऑफ क्यूब है तो मान लो ए कितना आ गया हमारे पास यहाँ पे -2। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स सरफेस एरिया, तो हमने क्या निकालना है ds बाय dt। व्हेन द लेंथ ऑफ द एज इज 6, ये हमें एज रेट दिया है da बाय dt। ओके, हमने क्या निकालना है यहाँ पे व्हेन द लेंथ ऑफ एज हमें गिवन है बच्चों यहाँ पे 6 सेंटीमीटर। सो सरफेस एरिया का फॉर्मूला बच्चों होता है आप लोगों के पास 6a²। तो यहाँ पे इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, 6 विद रिस्पेक्ट टू t डिफ्रेंशिएट कर दो, तो ये आ जाएगा 2a क्रॉस da बाई dt। तो ये हो जाएगा 12, 6 टू 12, a की वैल्यू कितनी है 6, da अपॉन dt की वैल्यू कितनी है -2। तो ये कितना हो जाएगा 6 टू 12, और 12 इंटू 12 कितना होता है 144। यहाँ पे आ जाएगा माइनस सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। बच्चों नेक्स्ट थोड़ा क्वेश्चन आएगा 11, फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट फॉर द फंक्शन। तो आप लोगों ने इस फंक्शन के लिए जो है क्रिटिकल पॉइंट्स जो है फाइंड आउट करने हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट करने के लिए आप लोग सबसे पहले क्या करोगे, इसका डेरिवेटिव निकालोगे, मीन्स एफ डैश एक्स कर दोगे और उसकी वैल्यू को जो है 0 के इक्वल कर दोगे। तो चलो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव निकालो। तो क्या बन जाएगा बच्चों इसका डेरिवेटिव, 30 का डेरिवेटिव, 30 क्या है कांस्टेंट, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0 माइनस 24 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव किसका होगा एक्स का, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा 1 प्लस 15 कांस्टेंट है, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों 2x। आगे -2 ऐसे ही आ जाएगा, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है 3x स्क्वायर। यहाँ से हो जाएगा 0 माइनस 24 इंटू 1 कितना हो गया 24, 15 टू ज़ा कितना हो गया 30, 3 टू ज़ा कितने हो गए 6x स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास आ गया एफ डैश एक्स। अब हम क्या करेंगे, इसको किसके इक्वल कर देंगे 0 के इक्वल। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, तो 0 तो यहाँ से 0 माइनस 24 हो गया -24 प्लस 30x माइनस 6x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ से 6 कॉमन ले लो, तो यहाँ से क्या बच जाएगा -4 प्लस 5x, और यहाँ से क्या बन जाएगा -x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो अब नेक्स्ट क्या करेंगे हम, जो ये 6 है यहाँ पे मल्टीप्लाई है, अगर हम उसको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये बन जाएगा 0। तो यहाँ पे आ जाएगा -4 प्लस 5x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ओके, अब नेक्स्ट अब हम करेंगे इनको फैक्टराइज, बट फैक्टराइज के लिए हमें एक्स क्या चाहिए होता है पॉजिटिव। तो यहाँ से हम फिर माइनस कॉमन ले लेंगे, तो जो अब हम माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर जो सारे साइंस हैं वो चेंज हो जाएंगे। तो ये बन जाएगा 4, ये क्या बन जाएगा -5x, और ये क्या बन जाएगा +x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो आपके पास क्या बच गया, एक्स स्क्वायर को हम आगे लिख देंगे, उसके बाद एक्स वाली टर्म को लिखेंगे, नेक्स्ट हम लिखेंगे यहाँ पे 4 इज इक्वल टू 0। अब हम बनाएंगे इसके फैक्टर, जो कि आप लोग 9, 10, 8 में करते आ रहे हो। ठीक है बच्चों, तो फैक्टर बनाने के लिए हम क्या देखते हैं, सम देखते हैं और प्रोडक्ट। तो सम करें तो कितना आना चाहिए 4, और प्रोडक्ट करें तो कितना आना चाहिए 4, और सम करें तो -5। तो कौन कौन सी वो वैल्यूज होती हैं, तो बच्चों को पता है -4 और -1। तो बस एक्स के जो यहाँ पे जो एक्स है वहाँ पे क्या लिख दोगे -4x माइनस 1x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन आ जाएगा फर्स्ट 2 वैल्यू में से, तो यहाँ से आ जाएगा x -4। नेक्स्ट 2 वैल्यू में से -1 कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया x -4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, जो 2 बार आया उसको एक बार लिख दो, और जो बाकी बच गया उसको अलग ब्रैकेट में लिख दो। तो यहाँ से क्या आ गया x -4 x -1 इज इक्वल टू 0। तो आगे क्या होता है बच्चों, क्या इधर x -4 इज इक्वल टू 0 या इधर x -1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से माइनस के 4 को हम उधर ले जाएंगे 4, और ये क्या आ जाएगा 1। तो आपके क्रिटिकल पॉइंट क्या आ गए, x इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू 1। तो ये आपके आगे बच्चों क्रिटिकल पॉइंट्स। ओके, सो नेक्स्ट आपका आ जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 12।
क्वेश्चन नंबर 12 है फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x³ माइनस 12x² प्लस 18x+5 इंक्रीजेज और डिक्रीजेज। तो आप लोगों ने इंटरवल निकालनी है इस फंक्शन की इंक्रीजिंग पे भी और डिक्रीजिंग पे भी। तो जब भी आप लोगों ने इंटरवल निकालनी है ना इस वाले ऐसे फंक्शंस की, तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, जैसे हमने ऊपर किया ना, पहले एफ डैश एक्स निकाला, फिर उसको 0 के बराबर फिल कर देंगे। ओके, तो इसका एफ डैश एक्स निकाल लो, तो क्या आ जाएगा यहाँ से 2 ऐसे 3x² माइनस 12 x² का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x प्लस 18 x का डेरिवेटिव 1 हो गया और 5 का डेरिवेटिव 0 हो गया। तो यहाँ से एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा 3 2 6x², 12 2 कितने हो गए बच्चे 24x प्लस 18। अब हम क्या करेंगे, इसको इक्वल टू 0 कर देंगे। तो यहाँ से कॉमन कितना आ गया 6 कॉमन आ गया, अंदर बच गया x² 4x प्लस 6 3 18 इज इक्वल टू 0। और 6 ये मल्टीप्लाई है उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 0। तो यहाँ से हो गया माइनस x² माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो x² माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, इसके आगे फैक्टर बना लो। तो ये क्या बन जाएंगे बच्चों आपके फैक्टर x², यहाँ से आ जाएगा माइनस 3x माइनस x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x कॉमन x माइनस 3 माइनस 1 कॉमन x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा यहाँ से आपका x माइनस 3 x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो आपका पॉइंट क्या आ गया 3 आ गया और एक 1 आ गया। तो मीन्स आपके पास जो इंटरवल आएगी, एक आपका आया है बच्चों 1 और 3, तो 1 और 3, तो अगर हम नंबर लाइन में देखेंगे बच्चों इसको 1 और 3 को, यहाँ 0 होता है, यहाँ 1 है, यहाँ पे क्या होगा 3। तो हमने क्या करना है, इन इंटरवल को माइनस इन्फिनिटी में भी लेना है और इन्फिनिटी में भी लेना है। या तो ये इस साइड को भी चला जाएगा, इस साइड को भी चला जाएगा। तो मतलब हमारी जो लिमिट आएगी बच्चों वो आएगी माइनस इन्फिनिटी कोमा 1। ओके, माइनस इन्फिनिटी कोमा 1, मतलब जब आप लोगों ने यहाँ पे 1 और 3 लिया ना, 1 और 3 लिया, तो इस साइड क्या होगा 1 के माइनस इन्फिनिटी कोमा 1। और क्या होगा बच्चों, यहाँ पे 1 और 3 तो है ही है, ठीक है, 1 और 3 तो है ही है। और जो तीसरा होगा वो क्या होगा 3 के इस साइड, मतलब 3 से बड़ा भी होगा, तो 3 कोमा इन्फिनिटी। तो ये 3 इंटरवल्स आएंगी। बट हमने बताना है कि ये 3 इंटरवल्स जो है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कहाँ पे होगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ले लेंगे माइनस इन्फिनिटी कोमा 1। तो जब हम माइनस इन्फिनिटी कोमा 1 लेंगे तो हम क्या करेंगे, जो माइनस इन्फिनिटी और 1 के बीच में आएगा, तो देखो माइनस इन्फिनिटी और 1 के बीच में क्या है 0। तो हम क्या करेंगे, एक्स को 0 पुट करेंगे। कहाँ पे पुट करेंगे, एक्स को 0 पुट करेंगे बच्चों, जो भी हमारा यहाँ पे आया हुआ है एफ डैश, ठीक है। सो एफ डैश में हम क्या करेंगे पुट 0। तो एफ डैश कितना आया है 6x² माइनस 24x। तो यहाँ पे देखो पुट कर दो, कितना आ जाएगा बच्चों, अगर यहाँ पे हम एक्स को 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 0 प्लस माइनस 0 प्लस 18। तो यहाँ पे आ गया 18, तो 18 इज ग्रेटर देन 0, बड़ा है। तो मतलब जब ग्रेटर देन 0 होता है एफ डैश एक्स, तो वो कौन से होता है इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, तो वो होता है इंक्रीजिंग। मीन्स आपका माइनस इन्फिनिटी से लेकर 1 तक जो आपका इंटरवल होगी उसमें इंक्रीजिंग आएगा, ठीक है। तो कौन सी इंटरवल इंक्रीजिंग आ गया, माइनस इन्फिनिटी कोमा 1। ऐसे हम नेक्स्ट चेक करेंगे 1,3। तो 1,3 के बीच में क्या है 2। तो नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू कितनी पुट कर देंगे 2। तो पुट करो, तो यहाँ से हो गया एक्स का स्क्वायर 2, 2 2 4, 4 6 24, और 24 इंटू 2 कितने हो गए बच्चे यहाँ से 48 प्लस 18। तो इन दोनों को प्लस कर दो, उसमें से माइनस कर दो, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8 + 4 12, 2 3 4 42 माइनस 48। तो यहाँ पे आंसर आएगा -6। तो ये क्या होता है लेस देन 0, मतलब इस इंटरवल में क्या होगा, ये डिक्रीजिंग होगा फंक्शन। नेक्स्ट ले लो लास्ट वैल्यू 3 कोमा इन्फिनिटी। तो 3 कोमा इन्फिनिटी के बाद मतलब जो नेक्स्ट वैल्यू होगी ना 3 के, जैसे हमने यहाँ पे क्या लिया था 0, जो 1 के पीछे वैल्यू थी वो ले ली थी। अब यहाँ पे 3 के जो आगे वाली वैल्यू है वो ले लेंगे। तो क्या हो जाएगा बच्चों, 3 के आगे वाली वैल्यू कितनी है 4। तो यहाँ पे हम 4 पुट कर देंगे बच्चों। तो 4 पुट करेंगे, 4 4 जा कितने हो गए यहाँ पे 16, 16 6 जा कितने होते हैं 96। तो यहाँ पे आ जाएगा 96। आगे 24 4 जा, तो 24 4 जा 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 96 प्लस 18। तो ये क्या है कैंसिल हो गया, 18 इज ग्रेटर देन
0, तो मीन्स ये भी क्या आ गया यहाँ पे, इंक्रीजिंग। तो आप एंड में लिख दोगे द इंटरवल इज इंक्रीज, द फंक्शन इज इंक्रीजिंग। कौन कौन सी इंटरवल में है बच्चों, तो एंड में क्या लिखोगे, द फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन द इंटरवल, कौन कौन सी में आया है, एक आया है -∞, 1 और 3, एंड द फंक्शन इज डिक्रीजिंग इन द इंटरवल -1, 3। ओके, ऐसे करना है अपने क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका आ जाएगा बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13, इंटीग्रेशन के क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 1 - sin x, तो इसको हम कैसे करेंगे बच्चों, तो इसका हमारे पास और कोई मेथड नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज कर देंगे किसके साथ, 1 + sin x के साथ। ओके, 1 + sin x के साथ रैशनलाइज कर दो। रैशनलाइज में क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में जो भी साइन होता है ना उसको चेंज करके ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी कर दो। यहाँ से क्या बन जाएगा बच्चों, ऊपर बन जाएगा आपका 1 + sin x, और नीचे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका a - b, a + b। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a² - b²। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस साइन एक्स का स्क्वायर, ये बन जाएगा आपका 1 + sin x डिवाइड में आ जाएगा 1 - sin²x dx। ओके, तो नेक्स्ट यहाँ से आ गया 1 + sin x, और 1 - sin x² की वैल्यू क्या होती है बच्चों, cos²x। ये आपका जनरल फॉर्मूले से निकलता है, कौन से, कि sin²x प्लस cos²x इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से अगर हमने cos²x की वैल्यू निकालनी है तो ये प्लस के sin²x, इधर जाके ये क्या हो जाएंगे बच्चों, माइनस के sin²x। ठीक है, सो ये बन गया आपका। अब हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग कर लेंगे, डिनोमिनेटर के साथ इसको अलग अलग सेपरेट कर लेंगे, क्योंकि cos²x 1 और sin x दोनों के साथ यहाँ पे डिवाइड हो रहा है। नेक्स्ट क्या करेंगे, 1/cos, तो 1/cos क्या होता है यहाँ पे, sec²x। ठीक है, नेक्स्ट साइन, यहाँ पे टू कॉस है ना, तो एक बन जाएगा sin/cos, तो sin/ उसका बन जाएगा आप लोगों के पास tan x, और एक बच जाएगा 1/cos, तो उसका क्या बच जाएगा बच्चों, sec²x। साथ में यहाँ पे dx आएगा, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, dx। ठीक है, यहाँ पे सभी जगह dx है, यहाँ पे मैंने लगाया नहीं है क्योंकि इंटीग्रेशन में यहाँ पे dx लगता है। ओके, अब नेक्स्ट sec² की इंटीग्रेशन होती है बच्चों tan x प्लस tan x sec² की इंटीग्रेशन होती है बच्चों आपके यहाँ पे sec²x। ठीक है, और जब इंटीग्रेशन करते हैं तो साथ में हम लगा देते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन प्लस c। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 14 है। तो यहाँ पे बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जो है पुट करेंगे हम यहाँ पे tan इनवर्स x को t पुट करेंगे। ठीक है, जब हम पुट करते हैं उसके बाद हम क्या यहाँ पे क्या करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। तो यहाँ पे इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/1 + x² dx अपॉन dt, और इसका करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1। अब हम क्या करेंगे, इस dt को जो है उस साइड ले जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, dt। तो अब हम क्या करेंगे, इन सभी वैल्यूज का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखो tan² की वैल्यू हमने क्या पुट की है, t, तो यहाँ पे आ जाएगा t का स्क्वायर। ओके, अब ये वाली वैल्यू dx अपॉन 1 + x², इसकी वैल्यू क्या आई है यहाँ से, dt, तो यहाँ पे dt लिख देंगे। अब हम इंटीग्रेशन करेंगे किसकी, t² की। तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है कि जो भी पावर में है उसको उसमें 1 ऐड कर दो, और डिवाइड में भी पावर में 1 ऐड कर दो, प्लस आ जाएगा c। ओके, तो यहाँ से आ जाएगा, यहाँ पे t की वैल्यू पुट कर दो। अब t की वैल्यू कितनी मानी थी हमने, tan इनवर्स x। ठीक है, इसकी पावर 3 डिवाइड में 3 प्लस c, तो ये आपकी होगी इंटीग्रेशन क्वेश्चन नंबर 14 की। ओके, सो नेक्स्ट भी हम क्या करेंगे, फिर से यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 tan इनवर्स x को, क्योंकि अगर हम 2 tan इनवर्स x को पुट करेंगे तो ये पूरा कितना बन जाएगा आप लोगों का, t। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, tan इनवर्स x को t पुट कर देंगे, फिर डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू t के साथ। तो ये आ जाएगा 2/1 + x² dx अपॉन dt इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हम dt को उस साइड ले जाएंगे तो ये आ जाएगा 2 dx अपॉन 1 + x² इज इक्वल टू dt। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ से अब हम इंटीग्रेशन करेंगे sec², ये 2 tan इनवर्स x को हमने कितना माना था, t, और ये वाली टर्म हमारे पास कितनी आई है, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें चाहिए था ये वाली वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे जो है, जो 2 जे मल्टीप्लाई में है ना उसको मैं ले जाऊंगी राइट हैंड साइड में,
तो ये आ जाएगा डी एक्स अपॉन 1 + x² इज इक्वल टू dt/2। तो इसकी वैल्यू क्या बनी बच्चों हमारे पास dt/2। अब हम क्या करेंगे 1/2 को बाहर लिख लेंगे और इंटीग्रेशन किसकी कर देंगे sec²t क्योंकि जो कांस्टेंट है उसको हम बाहर लिख लेते हैं। और sec²t की इंटीग्रेशन क्या होती है बच्चों tan t प्लस आ जाएगा c। और यहाँ पे हम क्या करेंगे t की वैल्यू पुट कर देंगे। t को हमने क्या माना था यहाँ पे बच्चों 2 tan−1x प्लस c। ओके सो बच्चों नेक्स्ट आपका आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 डेरिवेटिव ऑफ √x² - 5x + 7। तो इस टाइप की इंटीग्रेशन को आपको क्या कैसे करना पड़ता है बच्चों सॉल्व। आप लोगों ने इसको ट्राई करना है इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाने की। परफेक्ट स्क्वायर मीन्स आप लोगों ने क्या करना है तो जो नीचे आपको दिया है ना x² - 5x + 7। तो यहाँ पे आप लोगों ने जो भी x का कोफिशिएंट होगा x का कोफिशिएंट कितना है 5 -5 ठीक है। तो आप लोगों ने क्या कर देना है उसको 2 के साथ डिवाइड कर देना है ठीक है। डिवाइड करोगे उसके बाद उसका कर दोगे स्क्वायर। तो स्क्वायर किया कितना आया 25/4। तो ये जो वैल्यू आएगी ना आपकी स्क्वेयरिंग के बाद उसको इस वैल्यू में आप लोगों ने प्लस करना है और माइनस करना है। तो x² - 5x तो जो जो वैल्यू प्लस करेंगे हम उसको यहाँ पे लिखेंगे और माइनस वाली को यहाँ पे लिख दो सेम ही बात है +7 है ठीक है। अब अगर हम इस चीज़ को देखेंगे तो हमने परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो यहाँ पे बनेगा a²। ये होगा b² - 2ab। तो इसको हम लिखेंगे x + 5/2 का होल स्क्वायर। x माइनस आएगा x - 5/2 का होल स्क्वायर क्योंकि ये बन गया a - b का होल स्क्वायर a² + b² - 2ab। अगर आप इस ब्रैकेट को खोलोगे ना तो आपके पास यही जो 3 टर्म्स हैं यही 3 टर्म आप लोगों के पास बन के आ जाएंगी। तो मुझे कैसे पता लगा तो देखो यहाँ पे इसका तो स्क्वेयरिंग होगा नहीं क्योंकि हमारे पास जो होता है ना a² + b² होता है ना तो स्क्वेयर तो इसी का हो रहा है तो मीन्स यही बनेगा हमारे पास b। और ये हमारे पास जो स्क्वेयर स्क्वेयर वाले होते हैं ना वही हमारे पास a और b बनता है। तो a यहाँ पे x बन जाएगा और b क्या बन जाएगा 5/2। अब आगे इनको सॉल्व कर लो। तो एलसीएम आ गया 4 यहाँ से आ गया -25 + 28। तो ये कितना आ गया x - 5/2 का होल स्क्वायर। 28 में से 5 के तो ये आ जाएगा 3/4। ओके तो अब मैं क्या करूँगी इस 3/4 को भी मैं जो है स्क्वायर के फॉर्म में लिखूंगी। तो इसको स्क्वायर के फॉर्म में मैं कैसे लिख सकती हूँ तो 3 को हम लिख सकती हूँ √2 और 4 को लिखना है मैंने 2। तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि √3 का स्क्वायर क्या होता है 3 ही होता है। 2 का स्क्वायर 4। तो ये हमारे पास बन गया। अब मैं क्या करूँगी इस वैल्यू को इस इंटीग्रेशन में पुट कर दूंगी। पुट कर दो जो भी हमने यहाँ पे निकाला है x - 5/2 का होल स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर। ओके तो यहाँ पे बच्चों ये आप लोगों का एक आइडेंटिटी होती है आपका फॉर्मूला बन जाता है यहाँ पे। तो फॉर्मूला होता है बच्चों आपके यहाँ पे इंटीग्रेशन dx अपॉन √x² - a² इज इक्वल टू सॉरी x² + a² ये है ठीक है। तो इसका होता है log mod x प्लस √x² प्लस a² ब्रैकेट बंद प्लस c ठीक है। ये इसका फॉर्मूला होता है। तो अगर हम इसको कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है x - 5/2। a की वैल्यू कितनी है √3/2 का होल स्क्वायर ठीक है। तो नेक्स्ट मैं रब कर रही हूँ उसके बाद हम क्या करेंगे इस फॉर्मूले में जो है इन वैल्यूज़ को पुट करने वाली हूँ मैं। पहले मैं ये सारा रब कर देती हूँ बच्चों उसके बाद मैं जो है इसमें आप लोगों को जो है क्वेश्चन आगे करवाने वाली हूँ। यहाँ पे क्या था बच्चों सी था ठीक है। सो पुट करो यहाँ पे वैल्यू। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों लॉग एक्स की वैल्यू कितनी है x - 5/2 प्लस √x - 5/2 का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर। a का स्क्वायर मतलब √3/2 का स्क्वायर साथ में आप लगा दोगे यहाँ पे c।
तो इसका यहाँ पे आगे सॉल्व करोगे आप, आ जाएगा x माइनस 5/2 प्लस इसको आप लोग सॉल्व आउट करोगे तो आपका जो ये यहाँ पे आता है ना जो स्टार्टिंग में वैल्यू, वो इस वैल्यू बन जाती है x² माइनस 5x प्लस 7 प्लस c। तो आप लोग जो है क्वेश्चन को यहीं पे छोड़ सकते हो, क्योंकि आपसे पूछा गया है कि इंटीग्रेशन कैसे निकालनी है। नेक्स्ट है 17, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y² इज इक्वल टू 8x, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 5 इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो जब भी आपके पास ऐसे हो y² इज इक्वल टू 8x, तो आप लोगों ने देखना है ये आपकी इक्वेशन होती है y² इज इक्वल टू 4ax। तो यहाँ पे आपके एक्सेस किसके होंगे बच्चों, एक्स एक्सिस के होंगे। तो यहाँ पे आप लोगों ने इसकी फिगर बनानी है इस तरीके से। तो आपका पैराबोला जो होगा वो होगा एक्स एक्सिस के अलोंग। अब बोला है एक्स इज इक्वल टू 1, तो अगर आप लोग पॉइंट में लोगे तो एक्स इज इक्वल टू 1 कहाँ पे आएगा यहाँ पे, और एक्स इज इक्वल टू 5 कहाँ पे आएगा आगे। अब हमें बोला गया है जो हमने एरिया निकालना है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकालना है। कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पे आपकी एक्स की वैल्यू कितनी है 1, यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी है 5। तो y² इज इक्वल टू 8x है आपके पास, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी √8x। तो आप लोग यहाँ पे क्या करोगे, 8 को भी जो है ऐसे अंडर रूट में जो है इसको तोड़ के लिख दोगे, तो ये कितना आ जाएगा, जिसका पेयर बन गया उसको ऐसे लिख दो, जिसका पेयर नहीं बना उसको अंडर रूट में लिख के सामने बन गया x। ठीक है, यहाँ से आ गई y की वैल्यू। अब हमने करनी है यहाँ पे एरिया निकालना है, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड। तो वो कौन सा रीजन होगा बच्चों, ये होगा आप लोगों का रीजन जो एरिया ऑफ बाउंडेड है। तो यहाँ से आप लोग लिमिट लोगे बच्चों, कौन सी, 1 to 5 y/dx। ओके, लिमिट 1 to 5, और यहाँ पे y की वैल्यू कितनी हमने निकाली है 2√2x/dx। तो यहाँ पे 2√2 हम कॉमन ले लेंगे, इंटीग्रेशन किसकी कर देंगे, x/dx की, मतलब x की इंटीग्रेशन करेंगे। तो 2√2 एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है बच्चों, x²/2। ओके, और जब हम इंटीग्रेशन कर देते हैं उसके बाद जो लिमिट है वो पीछे लग जाती है ऐसे। तो ये कितना आ जाएगा 2√2, इस 2 को बाहर ले आओ। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब इसकी वैल्यूज लिमिट पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। यहाँ से 2 के साथ 2 कैंसिल, अंडर रूट बच गया, 5 का स्क्वायर 25, 25 माइनस 1। ओके, वेट, यहाँ पे एक गड़बड़ कर दिया मैंने कि यहाँ पे आपका था अंडर रूट, ये भी तो अंडर रूट में था। ओके, ये भी क्या था, अंडर रूट में था। तो मैं इसको अब रब करना पड़ेगा क्योंकि इसकी अब इंटीग्रेशन होनी थी लग। आपसे मैंने जो है एक्स एक्स लिख दिया इसको। ओके, यहाँ से आप लोगों के पास था, यहाँ पे था आपका एक्स। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या आना था 2√2 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ, ये अंडर रूट एक्स है तो अंडर रूट एक्स को हम लिख सकते हैं 1/2x। अब करनी थी हमें यहाँ पे इंटीग्रेशन 2√2, तो इंटीग्रेशन करनी थी। तो यहाँ पे क्या होता था, जो पावर है उसमें 1 प्लस और नीचे भी पावर में 1 प्लस करके, और यहाँ पे लिमिट लगा देनी हमने पीछे। तो ये आ जाएगा 2√2, तो ये बन जाएगा एक्स की पावर 1। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 2 + 1, 3/2। नीचे भी क्या आ जाएगा यहाँ से 3/2, यहाँ पे आ जाएगा 1/5। ओके, उसके बाद जो जे 2/3 है उसको तो मैं बाहर लिख दूंगी। ठीक है, लिमिट के बाहर, ये कांस्टेंट है, और इसमें लिमिट पुट कर दूंगी तो ये आ जाएगा 5 की पावर 3/2 माइनस 1 की पावर 3/2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो हम क्या करते हैं, अपर लिमिट मतलब 5, सबसे पहले हम यहाँ पे 5 पुट करेंगे, 5 की पावर 3/2 माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट कितनी है 1, तो नेक्स्ट टाइम हम जो है 1 पुट कर देंगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों 2 2 4, 4 √3/2, और यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो इसको 5.5 की पावर 1/2 माइनस 1, क्योंकि अगर आप इनको सॉल्व करोगे तो यही बन जाएगा 5 डॉट, सॉरी, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या बन जाएगा 5 की पावर 3/2। तो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 4√2/3। 5 की पावर 1/2 को हम लिख सकते हैं 5√5 माइनस 1। तो ये आपका आ जाएगा बच्चों फाइनल आंसर। ओके, नेक्स्ट आपका आ जाएगा बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18।
तो यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल। तो इंटीग्रेशन का यूज़ करके आप लोगों ने एरिया ऑफ सर्कल बताना है। तो बच्चों आपको पता है एरिया ऑफ सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। तो यहाँ पे जो आपका ये ए और बी होते हैं आपके सेंटर ऑफ द सर्कल होते हैं। जैसे आप लोगों ने यहाँ पे सर्कल ड्रॉ किया तो ये सेंटर ऑफ द सर्कल होंगे, मीन्स अब यहाँ पे गिवन नहीं है तो यहाँ पे मतलब क्या होगा, ये 0,0 और ये रेडियस गिवन है। तो रेडियस कहाँ से लेकर कहाँ तक होती है, यहाँ से लेके यहाँ तक, और आर स्क्वायर है ये। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है, तो मीन्स आर कितना होगा 2। तो ये पॉइंट आपका क्या होगा 2,0। तो अब हमने क्या निकालना है, इस पूरे का एरिया निकालना है। तो यहाँ पे कितने, हम क्या करेंगे, सिर्फ एक पोर्शन निकाल देंगे, ठीक है। उस एक पोर्शन को 1 2 3 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपका यहाँ पे एरिया क्या आ जाएगा 4। और यहाँ पे जो है इंटीग्रेशन कहाँ से ले कहाँ तक आएगी, तो देखो यहाँ पे 0 है और यहाँ पे क्या है 2 है। तो 0 से लेके 2 तक आ जाएगी, क्योंकि हमने इस पोर्शन का निकालना है। तो 0 to 2। और यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, वाई डी एक्स। तो ये वहाँ यहाँ से हम क्या करेंगे, जो हमारे पास जो ऊपर इक्वेशन गिवन है, क्या इक्वेशन गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से वाई की वैल्यू निकाल देंगे, तो ये आ जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर। वाई का क्या हो जाएगा यहाँ पे अंडर रूट, वाई के ऊपर स्क्वायर है ना, उसको हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट। अब इस वाई की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो ये हो जाएगा 4 इंटीग्रेशन 0 to 2 अंडर रूट 4 को हम लिख देंगे यहाँ पे 2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर डी एक्स। ओके, अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से ये आपका फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम यहाँ पे। तो वो फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन, इसका फॉर्मूला होता है x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाय ए। तो यहाँ पे आप लोगों की जो x की वैल्यू है वो x ही है, a की वैल्यू कितनी है 2। तो यहाँ पे पुट कर दो x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर मीन्स 4 आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मीन्स यहाँ पे आ जाएगा 4/2 साइन इनवर्स एक्स बाय ए कितना है बच्चों यहाँ पे 2। और ये आपकी लिमिट है वो लग जाएगी पीछे 0 to 2। सो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहाँ पे पुट करो सबसे पहले अपर लिमिट, तो आ जाएगा 2/2 अंडर रूट 4 माइनस 4। सबसे पहले हम 2 पुट करेंगे प्लस ये आ जाएगा 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 2 साइन इनवर्स 2/2। तो ये मैंने पुट किया अपर लिमिट माइनस। अब मैं पुट करूँगी लोअर लिमिट, मीन्स 0 पुट करूँगी तो यहाँ से आ जाएगा 0/2 अंडर रूट 4 माइनस 0 प्लस 2 साइन इनवर्स 0। तो देखो 4 माइनस 4 ये क्या हो जाएगा, पूरी टर्म 0। यहाँ से 2 के साथ 2 कैंसिल, 2 साइन इनवर्स 1 बच जाएगा यहाँ से। ओके, माइनस ये भी 0 बन जाएगा, साइन इनवर्स 0 भी 0 होता है, तो ये वैल्यू बच गई आपकी। तो 2 साइन इनवर्स 1, तो ये होता है π/2, साइन 91 होता है ना, तो ये हो जाएगा π/2, 2 के साथ 2 कैंसिल, तो यहाँ से क्या बचेगा बच्चों आप लोगों का पाई। ओके, पाई आगे आप यूनिट लगा दोगे स्क्वायर यूनिट। सो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 19 है। यहाँ भी वहाँ पे आपने सर्कल की निकालनी थी, यहाँ पे हमने इलिप्स की निकालनी है। तो इलिप्स में बच्चों क्या होता है, सर्कल के जैसी होती है, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है। इस टाइप से बनती है ये डायग्राम, और ये डायग्राम ज़रूर बना के आना अपने एग्ज़ाम में। और यहाँ पे आपका सेंटर होगा, और यहाँ पे आपका जो इक्वेशन ऑफ एलिप्स ये होती है x² / y² + y² / b² = 1। तो यहाँ पे ए स्क्वायर कितना है 9, तो मतलब यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी होगी 3, बी की वैल्यू कितनी होगी 5। तो यहाँ पे जो है ए की वैल्यू आपकी आ जाएगी बच्चों 2,0, और यहाँ पे वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0,5। ओके, फिर 2 नहीं है बच्चों, यहाँ पे 3 आएगा 3,0। सो बच्चों नेक्स्ट क्या करते हैं हम, यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, वाई की वैल्यू निकालेंगे। ये पहले मैं यहाँ पे इरेज कर देती हूँ ये थोड़ा सा, क्योंकि अब हमें निकालनी है यहाँ से वाई की वैल्यू।
सो देखो कैसे निकालेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे वाई स्क्वायर अपॉन 25 इस साइड रहने देंगे और प्लस सॉरी एक्स स्क्वायर अपॉन 9 को हम ले जाएंगे राइट हैंड साइड, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 9। तो यहाँ पे इनका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 9, यहाँ से बन जाएगा 9 माइनस एक्स स्क्वायर। उसके बाद 25 क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो उस सॉरी डिवाइड हो रहा है राइट हैंड साइड में जाकर, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो यहाँ बन जाएगा 25 9 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 9। अब वाई स्क्वायर है तो स्क्वायर को लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा अंडर रूट 25 अपॉन 9 9 माइनस एक्स स्क्वायर, और 25 अपॉन 9 का अंडर रूट क्या होता है 5/3, इसको बाहर लिख दो, अंदर बच गया 9 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका आ गया। उसके बाद बच्चों यहाँ पे हमने निकालना है एरिया, तो एरिया हमें कहा गया है सभी का निकालना है, तो हम क्या करेंगे फर्स्ट का निकाल लेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ 4 के साथ, तो एरिया आ जाएगा 4। लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगी, ये 0 है और ये कितना है 3, 0 to 3। 5 मत ले लेना क्योंकि यहाँ पे क्या है, क्योंकि ये वाई एक्सिस का है ना, तो वाई एक्सिस पे एक्स 0 है, तो आप लोग 0 to 0 थोड़ी ले सकते हो, 0 to 3 ही जाएगी। ठीक है, वाई डी एक्स, तो 4 ऐसे ही y की वैल्यू हमने ऊपर निकाली है 5/3 अंडर रूट 9 एक्स स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से आप साथ में डी एक्स, यहाँ से आप क्या करोगे 5/3 कांस्टेंट उसको बाहर लिख दोगे, तो 4 5 से कितने हो गए 20, और यहाँ से बच गया 0 to 3 अंडर रूट 9 को हम लिख देंगे यहाँ पे 3 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। तो ऊपर जो हमने फॉर्मूला यूज़ किया हम उसी फॉर्मूले को अप्लाई कर देंगे बच्चों। यहाँ पे क्या था, वहाँ पे 20/3 एज इट इज़ क्या था x/2 अंडर रूट ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र, ए स्क्र मीन्स 9 माइनस एक्स स्क्र। ओके, प्लस ए स्क्र बाई 2 था मीन्स 9/2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए था, तो एक्स ए कितना था 3, और लिमिट कितनी थी 0 to 3। ओके, अब नेक्स्ट हम पुट करेंगे इस लिमिट को, तो चलो पहले ये थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, इसके बाद हम क्या करेंगे इसमें लिमिट पुट करेंगे। तो ये मैंने डायग्राम में थोड़ी सी इरेज कर देती हूँ। चलो सो बच्चों क्या होगा आपका, यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे तो 20/3 एज इट इज़, अपर लिमिट क्या है 3, तो यहाँ पे 3 पुट करो तो 3/2 अंडर रूट 9 माइनस ये 9 हो जाएगा, प्लस 9/2 साइन इनवर्स ये बन जाएगा 1, ये होगी आपकी अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट में क्या हो जाएगा 0/2 अंडर रूट 9 माइनस 0 प्लस 9/2 साइन इनवर्स 0, तो 20/3 ये हो जाएगा 0 सारा, ये बन जाएगा 9/2 एंड साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है बच्चों π/2, और ये सारा पीछे वाला आपका हो जाएगा 0। तो क्या बच गया यहाँ से आप लोगों का, ये 2 1 2 2 10 2 1 2 2 5 तो ऊपर आपका बचा है 5 9 पाई और नीचे बच गया आपका 3, तो 3 1 3 3 3 9, ये कितना आ गया 15 पाई स्क्वायर यूनिट्स। ओके, नेक्स्ट बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 20 है कि एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर गिवन बाय, तो आपको ये एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम गिवन है, तो आप लोगों ने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है। तो बच्चों एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला पहले तो लर्न कर लो कि ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो सबसे पहले आप यहाँ पे ए क्रॉस बी निकालोगे, तो ए क्रॉस बी के लिए हम क्या लिखते हैं आई कैप जे कैप के कैप, तो यहाँ पे आई कैप जे कैप के कैप, तो सबसे पहले हम ये वाले ले लेंगे, तो इसके कोफिशिएंट सबसे पहले कितना है 6 -1 5, उसके बाद 1 5 एंड -2। अब हम इसका क्या निकाल लेंगे मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे आई कैफ निकालेंगे, जब आई कैफ निकालेंगे तो यहाँ पे आई कैफ लिखेंगे फिर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, तो जैसे हम उसमें करते थे ना डिटर्मिनेंट में, तो ये छोड़ दो ये छोड़ दो, ठीक है, फर्स्ट ये रो छोड़ दो कॉलम छोड़ दो उसी वाले की, तो इनको मल्टीप्लाई करोगे तो -1 और -2 कितना हो जाएगा 2, इस साइड करोगे तो क्या हो जाता है वो माइनस में। ओके, जब सेंटर में लेंगे तो यहाँ पे आ जाता है माइनस, और जब सेंटर में लेंगे तो यहाँ पे माइनस आ गया जे के साथ, और इसको
ये वाली रो छोड़ देनी, ये वाली कॉलम छोड़ देनी, ये वाली रो छोड़ देनी, इनको कर दो 6 2 ज़ा -12 और ये कितना आ जाएगा -5। अब लास्ट प्लस के कैफ, तो के कैफ के लिए ये वाली छोड़ देनी, ये वाली छोड़ देनी, तो 6 5 ज़ा 30 + 1। ओके, तो ये आपका आ जाएगा बच्चों 2 -25 -23 आई कैफ, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा -17 ना, तो -17 यहाँ पे माइनस है तो कितना आ जाएगा +17 जे कैफ, ये आ जाएगा 31 के कैफ। ओके, तो ये हमने निकाला ए क्रॉस बी, बट अब हमें ये हमने निकाला था ए क्रॉस बी, तो अब हम क्या निकालेंगे ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड में क्या होता है, आई कैफ का कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे कैफ के कोफिशिएंट का स्क्वायर, के कैफ के कोफिशिएंट का स्क्वायर, इनका सम करके अंडर रूट। तो इनका जो सम करेंगे तो 23 का स्क्वायर होता है बच्चों 529, 17 का होता है 289 एंड 31 का होता है 961। इन तीनों को ऐड करेंगे आपके पास आ जाएगा 1779। तो ये आपका आ गया एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। नेक्स्ट 22 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी इफ द वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। आप लोगों ने पी की वैल्यू बतानी है अगर ये वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है। तो जब भी वेक्टर परपेंडिकुलर होता है तो मीन्स ए डॉट बी का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट निकालो। यहाँ पे ए वेक्टर लिख लो पी आई कैफ प्लस जे कैफ प्लस 4 के कैफ डॉट 2 आई कैफ माइनस जे कैफ प्लस 3 के कैफ इज इक्वल टू 0। डॉट प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं, आई वाले को आई के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, जे को जे वाले के साथ, के को के वाले के साथ। तो आई को आई के साथ करेंगे तो पी × 2, जे का कोफिशिएंट 1 है और इधर जे का कोफिशिएंट -1 है, आगे के का कोफिशिएंट 4 है, इधर के का कोफिशिएंट कितना है 3। ये कितना आ जाएगा 2p - 1 4 + 3 12 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा 2p + 11 इज इक्वल टू 0। तो 11 क्या हो जाएंगे -11 और ये कितना आ जाएगा -11/2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। तो प्रोजेक्शन के लिए आप लोग क्या फॉर्मूला अप्लाई करोगे बच्चों, तो ये प्रोजेक्शन के लिए आपका फॉर्मूला होता है ए डॉट बी डिवाइड में जिसपे प्रोजेक्शन लगाई है वेक्टर ऑफ बी का मैग्नीट्यूड। तो सबसे पहले हम यहाँ पे निकालेंगे ए डॉट बी। तो ए डॉट बी को निकालो, आई को आई के साथ करोगे तो कितना आ जाएगा 6 और जे को जे के साथ करोगे तो कितना आ गया 4, के को करोगे तो कितना आ गया -5, तो 10 - 5 कितना हो गया 5। अब नीचे क्या था मैग्नीट्यूड ऑफ बी, तो बी का मैग्नीट्यूड मतलब कि यहाँ पे आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर फिर उसका अंडर रूट। तो कितना आ गया 3 का स्क्वायर 9 -1 का स्क्वायर 1 -5 का स्क्वायर हो गया 25। तो 9 + 1 10 10 + 25 कितना हो गया यहाँ पे 35। ठीक है, तो यहाँ पुट कर दो फॉर्मूले में, तो डॉट प्रोडक्ट हमारे पास आया था 5 और मैग्नीट्यूड कितना आया था √35। तो दिस इज द फाइनल आंसर। 23 है, फाइंड द वेक्टर ऑफ द मैग्नीट्यूड 8 यूनिट अलोंग द ए वेक्टर। ए वेक्टर दिया है, आप लोगों ने क्या करना है इसका वेक्टर निकालना है और यहाँ पे आप लोगों को मैग्नीट्यूड गिवन है कितना बच्चों 8 यूनिट। तो इसमें हम क्या करेंगे, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला लगाएंगे तो वो होता है ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ए वेक्टर तुम्हारे पास है ही है तो पुट कर दो, तो ये आ जाएगा 2 आई कैफ माइनस 4 जे कैफ प्लस के कैफ डिवाइड में ए का मैग्नीट्यूड। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे आएगा, 2 का स्क्वायर 4 -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और 1। तो ये आ जाएगा 2 आई कैफ माइनस 4 जे कैफ प्लस के कैफ डिवाइड में कितना है 16 + 4 हो गया 20 21। ओके, और यो जो 8 होता है ना, यो हमारे पास जो मैग्नीट्यूड गिवन है 8, तो इसको हम क्या कर देंगे इस सारे के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 8 ये आ जाएगा 2 आई कैफ माइनस 4 जे कैफ प्लस के कैफ डिवाइड में आ जाएगा √21। ओके, नेक्स्ट आपका आ जाएगा यहाँ पे बच्चों, नेक्स्ट आपका आ जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24, जिसमें कहा गया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासिस थ्रू द
पॉइंट। तो आप लोगों ने यहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइन बतानी है जो इन पॉइंट से पास करती है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन बच्चों आप लोगों के यहाँ पे होगी, फॉर्मूला लर्न कर लेना, x माइनस एक्स वन डिवाइड में x2 टू माइनस एक्स वन इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन डिवाइड में y2 माइनस वाई वन इज इक्वल टू z माइनस z1 डिवाइड में z2 माइनस z1। तो यहाँ पे जो आपका बच्चों x1 होगा, ये होगा आपका x1, ये y1, ये z1, ये होगा x2 y2 z2। बस सारी वैल्यूज में पुट कर दो, तो ये बन जाएगा x माइनस x1, तो ये आ जाएगा 3, x2 माइनस x1, तो ये आ जाएगा आपका 5 माइनस 3 इज इक्वल टू y माइनस y1, y माइनस y1 कितना है बच्चों आपका -1, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ठीक है, y माइनस y1, सॉरी y1 आपका है 6, तो y माइनस 6 अपॉन y2 माइनस y1, तो y2 कितना है -1, तो ये आ जाएगा -6, z माइनस z1, तो z1 कितना है माइनस के 7, और z2 माइनस z1 है आप लोगों का 4 माइनस माइनस 7, तो ये आ जाएगा x माइनस 3 डिवाइड में 2, ये हो जाएगा y माइनस 3 डिवाइड में -7, ये हो जाएगा z प्लस 7 डिवाइड में 4 प्लस 7 कितने होंगे बच्चों यहाँ पे 11। तो ये आपके आ गई है कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है। अगर आप लोगों ने इसको दूसरी वेक्टर इक्वेशन में भी लिखना है तो वो भी आप लोग लिख सकते हो। तो आपको मैंने बताया था जो आपके 1 मार्क के मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए थे, वेक्टर इक्वेशन किस फॉर्म में होती है, a प्लस लैम्डा बी। तो यहाँ पे जो a होगा वो आपके ये ऊपर वाले पॉइंट्स होते हैं जो आपके x1 y1 z1 है। तो बस इनके साइन चेंज करके आप लोग ने यहाँ पे जो है a की वैल्यू आ जाती है। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या होगी 3i कैफ 6j कैफ प्लस 7k कैफ, ओके, प्लस लैम्डा बी की वैल्यू क्या होती है जो नीचे वाले होते हैं 2i कैफ माइनस 7j कैफ प्लस 11k कैफ। बट आपसे यहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइन पूछी है, वेक्टर इक्वेशन नहीं पूछी है, तो आप लोगों ने यही आंसर करके आना है, ओके। नेक्स्ट है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल हुड वर्टिसेस आर दिस। तो आप लोगों ने इनके क्या निकालने हैं बच्चों, डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं, ओके। तो इसको आप लोग मान लोगे ए, इसको मान लो बी और इसको मान लो सी। तो डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए यहाँ पे डायरेक्शन रेशो। तो सबसे पहले हम ए बी का निकालेंगे डायरेक्शन रेशो। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है कि x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। तो सबसे पहले हम ए और बी लेंगे, तो यहाँ पे x2 माइनस x1 क्या आ जाएगा 9 माइनस 1, आगे y2 माइनस y1 -3 -2, आगे 7 माइनस माइनस 3, तो ये कितने आ गया बच्चों 8, आगे आ जाएगा -5, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या आ जाएगा यहाँ पे 7 प्लस 3 10। सो डायरेक्शन रेशो के बाद अब हम क्या निकालेंगे, जो हमारे पास जो डायरेक्शन रेशो आई है ना बच्चों, इनका मैग्नीट्यूड निकाल देंगे, ठीक है। इनका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो कितना आ जाएगा 8 का स्क्वायर 64 -5 का स्क्वायर 25 10 का स्क्वायर 100, इनको ऐड कर दोगे तो ये आ जाएगा आप लोगों का 189। तो डायरेक्शन को साइन क्या होता है, डायरेक्शन रेशो डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड। तो डायरेक्शन को साइन क्या होगा, तो जो भी हमारे पास ये डायरेक्शन रेशो आई है ना, तो उसको हम क्या करेंगे इस मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड कर देंगे। तो 8 अपॉन क्या आ जाएगा 189 कोमा -5 अपॉन √189 कोमा 10 अपॉन √189, ठीक है। ऐसे अब हम किसकी निकालेंगे बच्चों, बीसी की। सबसे पहले हम बीसी की क्या निकालेंगे, डायरेक्शन रेशो सेम करके, ठीक है। तो ये आ जाएगा 5 माइनस 9 3 माइनस -3 -2 -7, तो इसकी डायरेक्शन रेशो आएगी आपकी -4 6 और -9। फिर देन हम इसका निकाल देंगे मैग्नीट्यूड, तो ये आ जाएगा 16 प्लस 36 प्लस 81, तो ये बच्चों आपका आ जाएगा √133, ओके। सो नेक्स्ट मैं रेज कर देती हूँ, फिर हम निकालेंगे इसका डायरेक्शन को साइन। तो अब हम निकालेंगे इसके डायरेक्शन को साइन किसके, बीसी के। तो वो क्या आएंगे बच्चों
-4/√133, 6/√133, -9/√133। अब नेक्स्ट लास्ट क्या बच गया आप लोगों का? सी और ए। तो सी और ए को डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशो निकालेंगे। तो ये मैं इरेज कर देती हूँ सारा नीचे वाला, हमारा एक ही रह गया अब सी ए। तो चलो सी ए निकालते हैं। तो सबसे पहले हम सी ए की क्या निकालेंगे? डायरेक्शन रेशो। तो वो आएगी 1 - 5, 2 - 3, -3 - 2। तो कितना आ जाएगा? -4, -1, -3 + 2। ओके, -4, -1, -1। इसके बाद मैग्नीट्यूड निकालो इसका। 16 + 1 + 1 कितना आ गया बच्चों? आपका √18। अब इनके आप लिख दोगे डायरेक्शन को साइन। तो क्या आ जाएगा? -4/√18, -1/√18, -1/√18। तो आप लोगों ने इस तरीके से जो है इनके डायरेक्शन को साइन निकाल लेने हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 26 कि आप लोगों ने एंगल बिटवीन लाइंस निकालने हैं। ठीक है, आर आपको यहाँ पे दो वैल्यूज गिवन है, आप लोगों ने इसके क्या निकालने हैं? एंगल्स निकालने हैं। बच्चों इसका फॉर्मूला लर्न करना है एंगल्स निकालने का, ये इसके लिए ही यूज होता है। ठीक है, तो वो होता है बच्चों आप लोगों का कि B1 × B2 का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड नहीं होता, ये मोड है, डिवाइड में V1 का मैग्नीट्यूड और B2 का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे बच्चों आप लोगों को जो B1 और B2 होता है ना, जो ये हमारे पास U के साथ टर्म होती है और जो लैम्डा के साथ होती है, ये वाला होता है B1, ये क्या होता है? B2। तो ऊपर हम लिखेंगे इनका मैग्नीट्यूड। तो इनका सॉरी डॉट प्रोडक्ट निकालने हैं, उसके बाद उसका मोड करेंगे। तो डॉट प्रोडक्ट निकालो। 3 और -3 कितना हो जाएगा? -9। -1 और +2 कितना हो जाएगा? -2। ए का कोएफिशिएंट 1 है और यहाँ पे कितना है? 4। तो 1 × 4 कितना हो गया? 4। डिवाइड में मैग्नीट्यूड ऑफ B1। तो B1 का मैग्नीट्यूड मतलब 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9, -1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1। ओके, अंडर में यहाँ पे अब इस B2 का निकालेंगे। तो -3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16। तो ऊपर से आपका बच्चा आएगा बच्चों यहाँ पे -9 - 2, ये कितना हो गया? -11। और ये हो गया -7। डिवाइड में नीचे आ जाएगा 11 अंडर रूट, और ये कितना आ जाएगा? 29। ओके, तो मोड में जो है 7 का मोड मतलब प्लस में आ जाएगा, क्योंकि मोड में वैल्यू प्लस हो जाती है। और नीचे इनको मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना आ जाएगा? √319। और इधर था आप लोगों के पास क्या था? कॉस थीटा। तो थीटा को हम ऐसे रहने देंगे और कॉस थीटा को हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे। तो ये बन जाता है कॉस इनवर्स 7/√313। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m इफ द लाइंस। आपको यहाँ पे दो लाइंस दी है, एक ये दी है और ये दी है, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर लाइंस परपेंडिकुलर है तो तो आप लोगों ने क्या निकालना है? m की वैल्यू। तो टू लाइंस जब परपेंडिकुलर होती है तो उनके सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ उनके जो डायरेक्शन रेशियो का जो प्रोडक्ट होता है उनका सम होता है, वो किसके इक्वल होता है? 0 के इक्वल। तो मान लो ये जो 3 1 है, ये इसका डायरेक्शन रेशियो है, 2m डायरेक्शन रेशियो है, C1 इसकी डायरेक्शन रेशियो 4 है, इसकी 7 और इसकी 8। तो इसको हम मान लेंगे फर्स्ट वाली जो इक्वेशन है, इसके डायरेक्शन रेशियो A1 B1 C1, और दूसरी को मान लेंगे A2 B2 C2। तो टू लाइंस परपेंडिकुलर कब होती है? जब इनके डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट मतलब A1 A2 का प्रोडक्ट प्लस B1 B2 का प्रोडक्ट प्लस C1 C2 का प्रोडक्ट किसके इक्वल हो जाए? 0। तो इनको प्रोडक्ट कर दो। A1 3 है, A2 4 है, B1 कितना है? 2m, B2 कितना है? 7, C1 कितना है? 7, C2 कितना है? 8m इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया 12, ये आ गया 14m, ये कितना आ गया? 56m इज इक्वल टू 0। ओके, तो नेक्स्ट क्या करोगे? एम वाले को प्लस कर दो, ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 70m, और प्लस के 12 को राइट हैंड साइड ले जाओ तो ये आ जाएगा -12 m। 70 जो है m के साथ मल्टीप्लाई है, इधर लेके जाओगे तो ये क्या हो जाएगा? -12/70। इसको 2 के साथ कैंसिल आउट कर दो, 2 6 का 12, 2 3 ज़ा 6, 5 ज़ा, तो कितना आ गया? -6/35। ओके,
नेक्स्ट आपके आगे प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन। यहाँ पे एक आपको गिवन है कि पी ऑफ ए इज इक्वल टू 6/11, पी ऑफ बी इज इक्वल टू 5/11, पी ऑफ ए यूनियन बी आपको दिया है 7/11। तब आपने निकालना है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी एंड पी ऑफ ए बाय बी। तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर दो। क्या होता है वो? पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी। तो पुट द वैल्यूज ऑफ पी ऑफ ए कितना है 6/11, पी ऑफ बी कितना है 5/11 माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी कितना है 7/11। तो नीचे वाले तीनों का आप ले लोगे यहाँ पे एलसीएम। तो ऊपर क्या आ जाएगा 6 + 5 - 7। तो 11 - 7 कितना हो गया बच्चों? 4/11। तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना आ गया 4/11। अब नेक्स्ट आपसे बोला गया था पी ए बाय बी। तो इसका क्या होगा? पी ए इंटरसेक्शन बी। तो जो आपका इसका जो फॉर्मूला लर्न करने का एक तरीका है कि जो भी ऊपर होता है ना ए बाई बी उनके इंटरसेक्शन में लिख दो, और नीचे जो यहाँ पे नीचे होता है ना बी उसको प्रोबेबिलिटी में अकेला ऐसे बी में लिख दो। तो ए इंटरसेक्शन बी, तो ये हमने ऊपर निकाल दिया कितना 4/11, और बी की वैल्यू कितनी थी 5/11। तो ये हो गया 4/11, ये 11 ऊपर चला जाएगा, ये बन जाएगा 11/5। तो 11 के साथ 11 कैंसिल, कितना बच गया 4/5। इसका बच्चों आपका 29 है। इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट, अगर कहते ए और बी जो है इंडिपेंडेंट इवेंट है एंड आपको यहाँ पे पी ऑफ ए दिया है, पी ऑफ ए यूनियन बी दिया है, देन पी ऑफ बी गिवन है। तो जब भी आपसे बोला जाए ना ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाता है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपका हो जाता है पी ऑफ ए डॉट पी ऑफ बी। ओके, सो अब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे फॉर्मूला पी ऑफ ए यूनियन बी, क्योंकि हमें चाहिए यहाँ पे पी ऑफ बी। तो यहाँ पे अप्लाई कर दो पी ऑफ ए यूनियन बी। क्या होता है पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो पी ऑफ ए यूनियन बी आपको गिवन है 0.7 लिख दो, पी ऑफ ए कितना है 0.4, पी ऑफ बी हमने फाइंड आउट करना है, माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो हमें ये दिया था कि इंडिपेंडेंट है, तो मीन्स यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं पी ऑफ ए डॉट पी ऑफ बी। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे 0.7 मैंने ऐसे लिख दिया, 0.4 भी ऐसे राइट कर दिया। तो यहाँ पे देखो पी ऑफ बी कॉमन आ रहा है, इसको कॉमन लिख दो। यहाँ से क्या बच जाएगा 1, और यहाँ से पी ऑफ ए की वैल्यू कितनी है बच्चों 0.4। उसके बाद ये प्लस 0.4 को हम ले जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये हो जाएगा यहाँ पे माइनस। ओके, और इन दोनों को माइनस करेंगे, 1 में से 0.4 को हम माइनस करेंगे तो ये बच्चों आपका आ जाएगा 0.6, और इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 0.3, और हम क्या करेंगे 0.6 को ले जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो यहाँ पे ये हो जाएगा डिवाइड, और अगर हम इनको कैंसिल आउट करेंगे तो ये बन गया 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6। तो पी ऑफ बी कितना आ जाएगा आपका 1/2। सबका आ जाएगा बच्चों लास्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स का क्वेश्चन। सो उसके बाद मैं आप लोगों के साथ जो है शेयर करूंगी 4 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो यहाँ पे है कि हस्बैंड एंड वाइफ अपीयर इन एन इंटरव्यू फॉर 2 वैकेंसीज इन द सेम पोस्ट। कहते एक हस्बैंड और वाइफ ने इंटरव्यू दिया जिसमें सिर्फ 2 ही वैकेंसी थी और पोस्ट सेम थी। द प्रोबेबिलिटी ऑफ हस्बैंड सिलेक्शन, जो हस्बैंड की सिलेक्शन थी उसकी प्रोबेबिलिटी थी 1/7, और वाइफ की सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी कितनी थी 1/5। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ गेट सिलेक्टेड। तो हमने ये बताना है कि बोथ गेट सिलेक्टेड की जो है प्रोबेबिलिटी। तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ हस्बैंड की सिलेक्शन की इतनी है, वाइफ की इतनी है, मतलब दोनों एक किसी पर डिपेंड है, नहीं डिपेंड है ना। मतलब यहाँ पे आप लोगों की ये लगेगा कि बोथ आर इंडिपेंडेंट। जब इंडिपेंडेंट है तो हम क्या निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एच इंटरसेक्शन वाइफ, मतलब ये हस्बैंड है ये वाइफ है। और इंडिपेंडेंट के लिए क्या होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ हस्बैंड प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइफ। तो बस यहाँ पे पुट कर दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ हस्बैंड कितनी है 1/7, वाइफ की कितनी है 1/5, तो कितना आ गया 1/35। दिस इज द आंसर। सो बच्चों ये थे आप लोगों के 2 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं, इस टाइप के भी आ सकते हैं, यही मेथड यही रूल्स। सो ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, और आगे भी की अपडेट के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहें। सो ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।